गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के जीके क्विज कार्यक्रम में। कैसे हैं आप सभी? चलिए, सभी श्रृंखलाओं को कंप्लीट करने के बाद आज फिर से आप सभी के सामने विविध एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई विविध प्रश्नोत्तरी के साथ। तो प्यारे अभ्यर्थियों, प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की इस क्लास में आपके सामने पहला प्रश्न है कि चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी और किस वंश के शासक जयचंद के बीच हुई थी। देखिए, एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। चूँकि पहले ही मैंने आप सभी को अवगत करा चुका हूँ कि ये सभी प्रश्नों की श्रृंखलाएँ ये जो डे बाय डे आपको मिलती हैं आपके अपने सक्सेस पॉइंट इंडिया के तहत, इसमें से सभी प्रश्न जो हैं विविध एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित हैं। तो प्यारे अभ्यर्थियों, एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया कि चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी और किस वंश के शासक जयचंद के बीच हुई थी। और प्यारे अभ्यर्थियों, यहाँ पे बात करें तो सही उत्तर है आपका गहड़वाल वंश। कौन सा सही उत्तर है प्यारे अभ्यर्थियों? आपका गहड़वाल वंश। गहड़वाल वंश की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो देखिए, कन्नौज के शासक आपके कौन थे? कन्नौज के शासक थे आपके जयचंद। जयचंद की बात करें तो जयचंद कन्नौज के शासक थे और गहड़वाल वंश के शासक थे। प्यारे अभ्यर्थियों, आपने उत्तर मध्यकाल इतिहास में पढ़ा है कि 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच 1191 में पहला तराइन का युद्ध हुआ। दूसरा तराइन का युद्ध गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच फिर से एक बार 1192 में हुआ। इसमें जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का सहयोग नहीं किया था। इस वजह से 1194 में हुए इस चंदावर के युद्ध में गौरी ने कन्नौज वंश के गहड़वाल वंश के शासक जयचंद को पराजित किया था। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्राचीन नीमा रानी बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? एमटीएस 2022 में पूछा गया कि प्राचीन नीमा राना बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बीकानेर, जयपुर, अलवर या फिर अजमेर? कौन सा उत्तर सही है प्यारे अभ्यर्थियों? और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होता है सी ऑप्शन, यानी कि अलवर। देखिए, जो प्राचीन आपकी जो नीमा राना बावड़ी है प्यारे अभ्यर्थियों, राजपूत स्थापत्य कला और जल संरक्षण के महत्व को दर्शाती हुई जो एक बावड़ी है, इसकी स्थापना 18वीं सदी में अलवर के आपके शासक हुआ करते थे, जिनका नाम था ठाकुर जनक सिंह। तो ठाकुर जनक सिंह ने क्या किया, इस 9 मंजिला इमारत, नीमा रानी बावड़ी आपकी 9 मंजिला इमारत है, इस 9 मंजिला इमारत की इन्होंने स्थापना करवाई ठाकुर जनक सिंह ने। और जनक सिंह ने क्या किया कि इसकी स्थापना कराई। जल संरक्षण के महत्व को विशेष तरीके से दर्शाती हुई ये प्राचीन नीमा रानी बावड़ी है प्यारे अभ्यर्थियों, जिसे ऐतिहासिक स्मारक स्थलों में शामिल किया गया। पर्यटनों को लुभाने और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विशेष तरीके से ये अलवर में स्थित है, राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है नीमा रानी बावड़ी। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न पर आ जाएं। और अगला प्रश्न है कि कौन सी रिट तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को पता चलता है कि जो व्यक्ति पदासीन है परंतु वह उस पद के पात्र नहीं है? एसएससी जेईई 2019 ने पूछा है कि कौन सी रिट जारी की जाती है? उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर आपका परमादेश? सही उत्तर करिएगा आप सभी लोग, सही आंसर करिएगा। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो सही उत्तर होगा आपका अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने हेतु 5 प्रकार की रिट जारी करता है। इन 5 प्रकार की रिटों की बात करें तो जो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, जो 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करता है, वो जो 5 रिटें होती हैं वो कौन सी होती हैं? बात करें यहाँ पे तो देखिए, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और 5वीं होती है आपकी प्रतिषेध। इनमें से जो अधिकार परीक्षा रिट है, ये अधिकार परीक्षा रिट तब जारी होती है जब न्यायालय को पता चलता है कि जो व्यक्ति पदासीन है परंतु वह उस पद के लिए पात्र नहीं है। ये जो रिट जारी होती है, ये आपकी अधिकार परीक्षा, ये आपकी इसलिए जारी की जाती है कि जब न्यायालय को पता चलता है कि जो व्यक्ति पदासीन है और लेकिन वह उस पद के लिए पात्र नहीं है। क्लियर हो गया प्यारे अभ्यर्थियों? ये अधिकार परीक्षा इसलिए।
ठीक है, क्यू वारंटो कहते हैं इसको। ठीक है, अगले नंबर पर आ जाए। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय, तेलंगाना उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय या फिर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय? बात करें प्यारे अभ्यर्थियों कि कौन सा न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, तो ये आपका सही होगा यहाँ पे सी ऑप्शन, यानी कि कलकत्ता उच्च न्यायालय आपका सही उत्तर माना जाएगा। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों कलकत्ता उच्च न्यायालय की, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता में हाई कोर्ट खोलने के लिए मतलब कि ये अधिकार दिया गया प्यारे अभ्यर्थियों। यहाँ जहाँ पर 1862 में, हमेशा याद रखिएगा, जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है ये आपका 1862 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो प्यारे अभ्यर्थियों बार्न्स पीकॉक आपके सबसे पुराने उच्च न्यायालय कलकत्ता के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न पर आ जाएं। और अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों आपके सामने कि प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पूनी के नाम से जाना जाता था, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है? CHSL 2022 में पूछा गया। सतलज नदी, तापी नदी, रावी नदी या फिर कावेरी नदी? और यहाँ पे बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो सबसे सही और सटीक आंसर होगा आपका कावेरी नदी। कावेरी नदी को प्यारे अभ्यर्थियों प्राचीन काल में कावेरी नदी को पूनी के नाम से जाना जाता था। इसकी बात करें, अगर उद्गम स्थल की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, तो कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, जो कि आपके कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों से बहते हुए ये आपकी दक्षिण पूर्व दिशा में बहकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये आपकी कावेरी नदी। अन्य बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी में प्यारे अभ्यर्थियों आपके शिव समुद्रम, हमेशा याद रखिएगा शिव समुद्रम, और साथ ही साथ शिव समुद्रम के साथ ही साथ होगेनकल, शिव समुद्रम और होगेनकल नामक दो जलप्रपात हैं जो कि कावेरी नदी पर स्थित हैं। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों कावेरी नदी की सहायक नदियों की, तो कावेरी नदी की सहायक नदियों में से कावेरी की सहायक नदियां हैं जैसे आपकी काबनी, सुवर्णा, ठीक है, काबनी, सुवर्णा, सुवर्णावती, भवानी, अमरावती और साथ ही साथ हेमवती जैसी नदियां आपके कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगले प्रश्न पर आए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का क्या उद्देश्य है? ये पूछा गया NTPC 2021 में कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का क्या उद्देश्य है। और यहाँ पे बात करें प्यारे अभ्यर्थियों ऑप्शन की, गैर कारपोरेट लघु व्यापार क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना, विदेशी मुद्रा ऋण का प्रावधान करना, BPL परिवारों के लिए धन का प्रावधान करना, विमुद्रीकरण के बाद नई मुद्रा की छपाई करना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का क्या उद्देश्य है? और यहाँ पे बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो सही उत्तर होता है आपका गैर कारपोरेट लघु व्यापार क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का प्रथम उद्देश्य माना गया है प्यारे अभ्यर्थियों। यहाँ पे बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो देखिए 8 अप्रैल 2015 को इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की स्थापना की गई, मतलब तब से इसका शुभारंभ किया गया प्यारे अभ्यर्थियों। साथ ही साथ जो है इसमें 3 प्रकार के ऋणों को शामिल किया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 3 प्रकार के ऋणों को शामिल किया गया, जैसे आपका हो गया शिशु, जैसे आपका हो गया किशोर, जैसे आपका हो गया तरुण। 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं इस ऋण को प्राप्त करने की, जिनमें से आपका जैसे शिशु है, शिशु स्टेज की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो शिशु स्टेज में आपको शिशु मतलब की अवस्था में 50,000 तक की लोन का प्रावधान है इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत। बात करें आपके किशोर स्टेज की, तो जो किशोर स्टेज है इस ऋण लेने की, तो इसमें आपको 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का जो है तो मुद्रा लोन मिल सकता है। वहीं बात करें प्यारे अभ्यर्थियों आपकी तीसरी स्टेज जिसका नाम तरुण है, तो तरुण में प्यारे अभ्यर्थियों आपको 5 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच में ऋण लेने का प्रावधान किया गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अगले प्रश्न पर आए। WWF का पूर्ण रूप क्या है? RPF 17 में पूछा गया। वर्ल्ड फेडरेशन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या फिर वर्ल्ड वेब फेडरेशन? कौन सा आपका सही उत्तर है प्यारे अभ्यर्थियों? और यहाँ पर बात करें तो सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड।
वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यहाँ पे बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो 29 अप्रैल 1961 को स्विट्जरलैंड में आपके वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना की गई प्यारे अभ्यर्थियों, जिसके उद्देश्य की बात करें तो आनुवांशिक जीवों के साथ साथ जो आपके पारिस्थितिकीय और अनेक विभिन्नताओं के जो जीव हैं इनका संरक्षण करना, साथ ही साथ प्यारे अभ्यर्थियों इस बात का भी पता लगाना कि जो प्राकृतिक संसाधनों का जो प्रयोग है, प्राकृतिक संसाधनों का जो हम प्रयोग कर रहे हैं, ये सभी जीवों के भावी हितों के अनुरूप हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये पता लगाने के लिए आपकी संस्था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना 29 अप्रैल 1961 को स्विट्जरलैंड में की गई। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर आ जाएं। प्रसिद्ध गीत एकला चलो रे किसने लिखा था? यूपी SSC 2018 में पूछा गया। रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर इनमें से कोई नहीं। और प्रसिद्ध गीत एकला चलो जो है बंगाली भाषा में लिखा गया प्यारे अभ्यर्थियों, बहुत ही पॉपुलर गीत है जिसे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया प्यारे अभ्यर्थियों। साथ ही साथ बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की तो रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने भारत के राष्ट्रगान का भी निर्माण किया था। साथ ही साथ प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो आपके रविंद्रनाथ टैगोर एक बंगाली एक कवि के साथ साथ एक बहुत अच्छे कुशल एक शिक्षक थे, कुशल एक चित्रकार थे और एक बहुत अच्छे दार्शनिक भी माने गए प्यारे अभ्यर्थियों। 1913 में आपके रविंद्रनाथ टैगोर महोदय को नोबेल पुरस्कार मिला, जो कि उनकी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि के लिए उन्हें दिया गया था। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर आएंगे। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम हैं? इस्लाम, हिंदू, पारसी और बौद्ध। और बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो सही उत्तर होगा आपका पारसी। पारसी धर्म के जो अनुयायी हैं इनकी संख्या उत्तर प्रदेश में लगभग शून्य के पास है, यानी कि महज बिल्कुल नगण्य संख्या है इनकी। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो 79% आपका जो वर्ग है ये हिंदुओं का वर्ग है। मुस्लिमों की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो मुस्लिमों की संख्या जो है, मुस्लिमों का जो एक पूरा एक टोटल एक एवरेज है प्यारे अभ्यर्थियों तो लगभग 18 से 19% के बीच में है। तो वहीं प्यारे अभ्यर्थियों बात करें ईसाइयों की तो ईसाइयों की संख्या की बात करें तो इनका 0.32% स्कोर है, बिल्कुल 0.18 के आसपास। सिखों की बात करें तो 0.32% इनका मतलब कि ये अनुयायी हैं उत्तर प्रदेश के। अन्य बहुत सारे धर्म प्यारे अभ्यर्थियों उनकी संख्या लगभग 0.01 के पास मापी गई है। यहाँ पे बात करें तो आपके जैन धर्म के जो अनुयायी हैं उनकी संख्या की बात करें तो 0.11%, 0.11% या 1-2%। वहीं आपके बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं वो 0.10 या 1% हैं। बाकी अन्य जो धर्म है प्यारे अभ्यर्थियों वो 0.01% श्रेणी में मापे गए हैं। अगले और अंतिम प्रश्न की बात करें कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क समस्याओं के समाधान हेतु लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे सही उत्तर की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा सड़क समस्याओं के निराकरण हेतु एवं उनके समाधान हेतु लोकपथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो पारदर्शिता और जन कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इस लोकपथ मोबाइल ऐप को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो लोक निर्माण विभाग द्वारा विकसित इस ऐप का उद्देश्य राज्य के 40,000 उत्तर प्रदेश के 40,000 किलोमीटर राजमार्गों को बेहतर बनाना है ताकि जनता सड़क संबंधी समस्याओं की खुलकर रिपोर्ट कर सके। ये कदम मध्य प्रदेश सरकार के कुशल कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी को प्यारे अभ्यर्थियों? तो चलिए ये था हमारा आज का जीके क्विज कार्यक्रम प्यारे अभ्यर्थियों। मिलते हैं आपसे कल इसी समय इसी क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि, जय हिंद।